हेलो एवरीवन, वेलकम टू द हिंदू डेली प्रीलिम्स एनालिसिस डेटेड 10th ऑफ अगस्त 2024। अब इस वीडियोस में हम क्या करते हैं, हम हिंदू को डिस्कस करते हैं फ्रॉम द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव, ये नए व्यूअर्स के लिए। ठीक है, अब देखो इस आर्टिकल में एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव मेंशन्ड है जिसका नाम है क्लीन प्लांट प्रोग्राम। अब हुआ क्या था कि बजट 2023 वाला जो था 2023-2024 मतलब फरवरी 2023 में जो लॉन्च हुआ था, उसमें बोला गया था कि हम लॉन्च करेंगे एक आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम लॉन्च करेंगे। अब क्या किया सेंटर जो कैबिनेट है, कैबिनेट ने इसे गो अहेड दे दिया है कि ठीक है करो। तो ये क्या है बेसिकली, इसमें हम क्या करेंगे, हम डिजीज़ फ्री हाई क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल प्रोवाइड करेंगे फॉर हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स, मतलब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए। अब इससे अब हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में क्यों करना है, क्योंकि देखो इसका एक्सपोर्ट पोटेंशियल बहुत हाई होता है। और हमारा एक मेजर एक्सपोर्ट प्रॉब्लम क्या है कि हम जहाँ पे भी भेजते हैं, जैसे यूएस में भेजते हैं तो यूएस बोलते हैं कि यार इसमें डिजीज़ वगैरह है, इसमें पेस्ट्स वगैरह हैं काफ़ी। ये रीज़न साइड करके हमारा एक्सपोर्ट जो है वो डिक्लाइन कर देता है। तो इस वजह से हम क्या करने वाले हैं, हमारे एक तो पहले एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए इसमें इवन फार्मर्स को बेनिफिट करे कि फार्मर्स की इनकम ज़्यादा हो जाएगी। ठीक, और कि और इसमें क्या करेंगे कि नर्सरीज़ वगैरह जो हैं, जो कि ये सब मटेरियल प्रोवाइड करती है, इनको सर्टिफाई करेंगे, इनको इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट देंगे इस प्रोग्राम के अंदर। और कंज्यूमर के लिए तो हेल्प है ही कि बेटर डिजीज़ फ्री मिल रहा है सब कुछ। ठीक है, तो ये प्रोग्राम रन कौन करेगा, तो इसके जो जो इम्प्लीमेंट करेगा वो है नेशनल हॉर्टिकल्चरल बोर्ड। अब देखो ये जो है ये एक अटैच्ड ऑफिस है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, और ये सोसाइटीज़ एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है। सोसाइटीज़ एक्ट जो 1960 का है उसके अंदर एक रजिस्टर्ड बॉडी है। और ये एक तो नेशनल हॉर्टिकल्चरल बोर्ड हो गया, प्लस एक और ICAR, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च जो है। बट ये याद रखना कि हॉर्टिकल्चरल बोर्ड मेन है इसमें। अब इसी में सेंटर ने एक और स्कीम को गो अहेड दिया है। देखो एक है प्रधानमंत्री आवास योजना थी, ये है हमारी 2015 की स्कीम। ठीक है, इसमें दो कंपोनेंट है, एक है अर्बन कंपोनेंट और दूसरा है रूरल कंपोनेंट। ठीक है, इसको ग्रामीण भी बोलते हैं। तो हम यहाँ पे अर्बन वाले को डिस्कस करते हैं क्योंकि इसी का 2.0 आया है। ठीक है, तो अब इन्होंने बोल दिया है, अब इसमें होता क्या है, तो क्या कर रहे हैं, हाउसिंग प्रोवाइड करेगी इन अर्बन एरियाज़। ठीक है, तो अब इसमें इसके लिए क्या करती है कि क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी देते हैं। क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम है, इसका एक कंपोनेंट है। इसमें क्या होता है कि तुमको बेसिकली लोन दिया जाएगा और जो इंटरेस्ट, जैसे मान लो 1 लाख का लोन दिया तो उस पर जो इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट पे सब्सिडी दे दी जाती है, सिर्फ इंटरेस्ट पे। ठीक है, तो इस कंपोनेंट को बोलते हैं क्रेडिट लिंक सब्सिडी। ये याद रखना कि क्रेडिट लिंक सब्सिडी से रिलेटेड है। बाकी बेनिफिशरीज़ कौन कौन होते हैं, तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हो गया, लो इनकम ग्रुप हो गया और मिडिल इनकम ग्रुप हो गया, उसको मिलता है। अर्बन वाले कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ। और अगर मान लो कि आप स्लम वगैरह एरिया में रहते हो तो आपको लैंड एज अ रिसोर्स यूज़ करके आपके मतलब हाउसिंग डेवलपमेंट में हेल्प की जाएगी। अफोर्डेबल हाउसिंग देंगे कैसे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करके। और बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन होता है कि अगर बेनिफिशियरी चाहे तो वो पैसे का यूज़ करके, बेनिफिशियरी चाहे तो पुराने घर को भी अपने थोड़ा नए तरीके से रीडेवलप कर सकता है। ठीक है, और इसमें जो रूरल कंपोनेंट होता है, इसमें मान लो कि सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस है, आप पढ़ोगे सोसाइटी वगैरह में 2011 में, इसके बेसिस पे बेनिफिशियरीज डिसाइड होते हैं। और इसमें कन्वर्जेंस हो जाता है कि जैसे मनरेगा स्कीम को भी मिला के हेल्प करते हैं घर बनाने वगैरह में। ठीक है, तो अर्बन कंपोनेंट हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। और अब अभी जो हुआ है, कैबिनेट ने नोट दे दिया है, उसमें बोला है कि हम फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे 1 करोड़ अर्बन पुअर को एंड मिडिल क्लास फैमिलीज़ को, ताकि वो कंस्ट्रक्ट कर सके, परचेज कर सके, रेंट कर सके हाउस को अफोर्डेबल कॉस्ट पे। बस इतना ही काम का था। ये 8 रेलवे लाइंस तो आपको वैसे भी याद नहीं रहेंगे। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर वाले जो GS3 में इंफ्रास्ट्रक्चर जो सेक्शन होता है मेंस में, उसमें बता सकते हो कि क्यों किया जाता है, कि कनेक्टिविटी बढ़े, ट्रैवलिंग बढ़े। तो ये सब देख लेना, प्रीलिम्स वाला डिस्कस कर लिया मैंने। नेक्स्ट चलते हैं। तो हमारे जो लॉ मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला है कि जो आदिवासी हैं, जिनको हम लीगली शेड्यूल्ड ट्राइब्स जानते हैं, वो हिंदूज़ हैं किस एक्ट के अंदर, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स के एक्ट के अंदर। अब देखो हिंदूज़ की जो है प्रिसाइज डेफिनेशन ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई है, ना ही लॉ में दी हुई है किसी। अब देखो हम लॉ के स्टूडेंट तो हैं नहीं कि सारे लॉ बैठ के पढ़ लें, तो हमारे लिए क्या ज़रूरी हो जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कोई लिंकेज है। हाँ है। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल से डायरेक्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो ये है हमारा आर्टिकल 25, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस,
एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। अब इसमें देखो एक्सप्लेनेशन 2 जो दिया हुआ है, इसमें लिखा है कि द रेफरेंस टू हिंदू शैल बी कंस्टिट्यूट एज इंक्लूडिंग रेफरेंस टू पर्सन प्रोफेसिंग सिख, जैन, बुद्धिस्ट रिलीजन एंड टू द रेफरेंस टू हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। मतलब क्या कि हिंदूज़ में ये भी कम्युनिटीज़ आएंगी, सिख, जैन और बुद्धिस्ट, और अदर हिंदू जो इंस्टीट्यूशंस है वो भी आएंगे। ठीक है, तो बस इतना ही था। नेक्स्ट चलते हैं। अब तो देखो इन्होंने जो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट बताया था उसके अंदर देखो हिंदूज़ को क्या डिफाइन किया गया, ऑलमोस्ट सिमिलर है कॉन्स्टिट्यूशन जैसे ही, कि बुद्धिस्ट, सिख, जैन रिलीजन और पर्सन प्रोफेसिंग हिंदू रिलीजन इन एनी फॉर्म्स ऑफ डेवलपमेंट इंक्लूडिंग वीर शैवास, लिंगायत्स, आदिवासीज, फॉलोअर्स ऑफ ब्रह्मो, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, स्वामीनारायण संप्रदाय। तो ये सब याद नहीं रखना है, बट तुम्हें याद हो जाएगा। ये सब तो तुम्हें मॉडर्न हिस्ट्री में याद हो जाएगा। ये तुम्हारा क्या कहते हैं एंशियंट और मेडिवल हिस्ट्री में याद हो जाएगा। आदिवासीज मैंने बता ही दिया कि एसटीज़ हैं, इन्होंने बोला है कि ये इंक्लूडेड है इसी में। और कौन सा आर्टिकल रिलेटेड होता है एसटी से? आर्टिकल 342, जिसमें प्रेसिडेंट क्या करता है, पब्लिक नोटिफिकेशन देता है कि ये जो लोग हैं ये एसटी में आएंगे, शेड्यूल ट्राइब्स में आएंगे, और इसको चेंज कौन कर सकता है, ऑल्टर कौन कर सकता है? पार्लियामेंट बाई लॉ। ठीक है, इस लिस्ट को। नेक्स्ट चलते हैं। देखो डिजीज़ वगैरह तो मैं बताता ही हूँ कि एक ही बार मैं डिस्कस कर लूँ और तुम उसी के एक ही बार में नोट्स बना लो। उसके बाद उसमें अगर कुछ आएगा तो ऐड करते रहना, क्योंकि बार बार डिजीज़ डिस्कस करना, क्योंकि रोज़ कोई ना कोई अगर इसकी कोई रिपोर्ट आ गई तो न्यूज़ में आ जाएगा, तो फिर बहुत डिफिकल्ट हो जाता है रोज़ रोज़ डिस्कस करना। तो देखो टीबी होता है, ट्यूबरकुलोसिस होता है किससे? ये बैक्टीरिया कॉज करता है। पहली बात याद रखना, बैक्टीरिया का नाम क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये एयरबॉर्न होता है, मतलब हवा में ही स्प्रेड हो जाता है, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट से। और इसकी वैक्सीन भी है। वैक्सीन क्या है? BCG। ठीक है, फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म है बैसिलस ऑफ कैलमिटी एंड ग्यूरिन। ठीक है, ये हो गया। और अब देखो, अब ड्रग रेजिस्टेंट का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो कि टीबी के ट्रीटमेंट के लिए जो भी हम ड्रग यूज़ करते थे तो वो अगर उस ड्रग को देने के बाद भी अगर टीबी क्योर नहीं हो रही है तो मतलब वो बैक्टीरिया जो है वो इवॉल्व हो चुका है एंड इट इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग टू आर ड्रग्स। ठीक है, तो उसे बोलते हैं ड्रग रेजिस्टेंट। तो देखो अगर हमें टीबी हो जाता है तो हमें ड्रग्स जो दिए जाते हैं वो होता है एक आइजोनियाजिड होता है, जिड है ये, ठीक है, जेड, वो दिया जाता है, और रिफेम्पिसिन दिया जाता है। लेकिन अगर मान लो कि इससे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, मतलब रेजिस्टेंट हो गया है, तो इसको बोलते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट, और ये होते हैं हमारे फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग्स। ठीक है, तो इससे रेजिस्टेंट हो गया तो ये बोल दिया मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट। तो हमें क्या देना पड़ेगा? फिर हमें देना पड़ेगा बेडाक्विलिन। MDR के लिए ट्रीटमेंट के लिए दिया जाता है बेडाक्विलिन। लेकिन अगर मान लो, और इसे बोलते हैं सेकेंड लाइन ऑफ ड्रग्स, लेकिन अगर मान लो इसको भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है वो, तो ये हो गया है अब एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हमें। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट बहुत डिफिकल्ट है। तो अब इसी के लिए क्या किया है गवर्नमेंट ने, एक नया ट्रीटमेंट रेजीम लेके आ रही है जिसका नाम है BPAL रेजीम। तो हमारे लिए प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, याद रखना कि BPAL किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है टीबी के ट्रीटमेंट ड्रग्स से। अब इसका फुल फॉर्म देखो क्या है, बेडाक्विलिन दे रहे हैं एक तो हम, पीट्रोमाजिड दे रहे हैं, और तीसरा दे रहे हैं लिनोजोलिड। लिनोजोलिड, ये तीनों का कॉम्बिनेशन है, ओरल कॉम्बिनेशन है। अब इसके फ़ायदे क्या हैं कि ये मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट और एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंट दोनों को फाइट कर सकता है। अब ये क्या कर सकता है, जो ट्रीटमेंट टाइम को पहले 18 से 24 महीने लगते थे अब उसे 6 महीने में कर सकता है। और दूसरा चीपर है, और गुड रिजल्ट इसने शो किया है पाकिस्तान इन सब एरियाज़ में। ठीक है, और पहले क्या होता था कि हमें 14 ड्रग्स लेने पड़ते थे, ये दवाइयाँ लेनी पड़ती थी। अब क्या है, अब जस्ट 3। ठीक है, कॉम्बिनेशन में देते होंगे, 14 दवाइयाँ अलग अलग देते होंगे, कॉम्बिनेशन में देते होंगे, बट अब क्या है, अब जस्ट 3 दवा लेना आसान भी है। ठीक है, तो इतना ही था काम का हमारे लिए। अब इससे रिलेटेड इनिशिएटिव्स देख लेते हैं। एक है प्रधानमंत्री, अब इससे रिलेटेड जो है, अब इससे रिलेटेड इनिशिएटिव्स देख लेते हैं। ठीक है, तो एक है प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान। ठीक, इसका क्या है पर्पज़ कि एलिमिनेट करना है 2025 तक हमें टीबी को। और WHO का टारगेट कब तक है? 2030 तक एलिमिनेट करने का। तो एक है निक्षय पोषण योजना। निक्षय पोषण योजना, इसमें क्या होता है, 2018 में लॉन्च हुई, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने लॉन्च किया, और इसमें क्या बोला था कि 500 रुपये देंगे ऐसे टीबी पेशेंट्स को हर मंथ। ठीक है,
और दूसरी है निक्षय मित्रा स्कीम। तो इसमें बोल दिया कि जैसे इंडिविजुअल हो या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन हो या एनजीओ हो, वो क्या करेगा, इनिशिएटिव, ये वो क्या करेगा कि वो एक टीबी पेशेंट को अडॉप्ट कर सकता है, उसके ट्रीटमेंट का खर्चा उठा सकता है 6 महीने तक, ठीक है, 6 मंथ तक उसके ट्रीटमेंट का खर्चा उठा सकता है, ओन कर सकता है उसके ट्रीटमेंट को। तो बस इतना ही था। और एक चीज़ और टेस्ट दिया हुआ है, देखो, एक नैट टेस्ट। अगर पूछे कि नैट टेस्ट किससे रिलेटेड होता है, तो ये है न्यूक्लिक एसिड एम्पलीफिकेशन टेस्ट। तो बेसिकली क्या करते हैं, जो ट्यूबर क्लोसिस कॉजिंग बैक्टीरिया है, इसके डीएनए को हम एम्पलीफाई करके चेक करते हैं कि ये है कि नहीं है उसमें। तो ये नैट टेस्ट होता है, ये याद रखना है। बस इतना ही है, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो, ये बिल क्या है, ये हमारे लिए भी काम का नहीं है, अभी तो बिल है, जब ये एक्ट बनेगा तब देखा जाएगा। बट इसमें एक फंड मैंशन है, वो ज़रा इंपॉर्टेंट है, जैसे इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। पहले तो याद रखना है, कंपनीज एक्ट के अंदर आता है, इतना ही याद रखो। काम की चीज़ें याद रखेंगे, पूरा ईयर वगैरह नहीं बताऊंगा कि कौन से ईयर में आया था कंपनीज एक्ट, तो तुम्हें लगेगा कि यार फिर इतना ज़्यादा है। तो कंपनीज एक्ट के अंदर है ये। और देखो, 2016 में एक अथॉरिटी बनी जिसका नाम यही है, बस इसके आगे अथॉरिटी जोड़ दो, फंड अथॉरिटी, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी, वो इसको एडमिनिस्टर करती है। और ये फंड आता है किसके अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर आता है। और बेसिकली ये अथॉरिटी क्या करती है कि एडमिनिस्टर करेगी और क्या करेगी, रिफंड करेगी। मान लो कि शेयर किसी के अनक्लेम्ड रह गए, अब अनक्लेम कैसे रह जाते हैं, मान लो किसी की डेथ हो गई, अब उसका कोई लीगल हेयर नहीं है, या फिर अगर है तो उसको रिफ़ंड कर दिया जाएगा, ठीक, रिफ़ंड हो गया। फिर अनक्लेम डिपॉजिट हो गए, मैच्योर डिपॉजिट हो गए लेकिन कोई लेने नहीं आया, तो उसका क्या करना है, वो ये अथॉरिटी डिसाइड करती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। तो देखो, अभी एक नया बिल इंट्रोड्यूस हुआ है जो क्या करेगा, रेलवे बोर्ड को स्टेटूटरी पावर दे देगा। अब इससे क्या होगा कि इसका इंडिपेंडेंस ज़्यादा हो जाएगा और ये ईजिली फंक्शन कर पाएगा विदाउट मच हर्डल्स, ठीक है। तो पहले देखते हैं कि ये जो बोर्ड है ये क्या है। तो ये रेलवे बोर्ड था, ये ब्रिटिश के टाइम पे उसमें था, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के अंदर था। फिर 1905 में इसे क्या कर दिया गया, ये इसको एक सेपरेट बोर्ड बना दिया गया, ठीक है। अब इवन इंडिपेंडेंट इंडिया में ये एक एग्जीक्यूटिव आर्म की तरह काम करता है, ये एग्जीक्यूटिव बॉडी की तरह अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। तो अब इसको बोला गया है कि इसकी इंडिपेंडेंस बढ़ाने के लिए अब क्या करो कि इसको स्टैट्यूटरी पावर दे दो रेलवे बोर्ड को। बस इतना ही काम का है। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो, इस आर्टिकल में हमारे लिए काम का क्या है, कुछ काम का नहीं, बट ये याद रखना है कि खान यूनिस किसी का नाम नहीं है, ये एक सिटी है। कहाँ पे, गाज़ा में, गाज़ा स्ट्रिप मैंने बता ही रखा है बहुत बार। ये कहाँ पे है, इसराइल में, ठीक है। और दूसरी कौन सी सिटी है, वेस्ट बैंक एरिया जो न्यूज़ में रहता है, ये भी इसराइल में। बस, थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडे।